नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह सही है कि इस साल जैसा ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट पहले नहीं था, लेकिन यह सही नहीं है कि अकल्पनीय था। इसी सरकार के कार्यकाल में 2017 में भारत के 3 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट हुआ था। हमने उन दुर्घटनाओं से क्या सीखा, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को पहले से कितना बेहतर बनाया, यह सब पूछना बेकार है, क्योंकि ढंग से एक जगह से कोई जवाब नहीं आता है। पिछली बार जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई पिछले साल, तब कई देशों में वेंटिलेटर की मांग बढ़ी। वेंटिलेटर का हिसाब इस तरह से लगाया गया कि कार कंपनियां भी वेंटिलेटर बनाने में कूद गईं। अब कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जब वेंटिलेटर लगेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी होगी और तब ऑक्सीजन की मांग बढ़ी जाएगी। तब जवाब तो देना चाहिए कि उस समय जो भी हिसाब लगाया गया होगा, उसके आधार पर ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को ठीक करने का क्या बंदोबस्त किया गया। हम बार बार नहीं बताना चाहते कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि खराब वेंटिलेटर की सप्लाई से यदि किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। एक बार बताऊं इस बात को या बार बार बताऊं, खराब वेंटिलेटर से संबंधित किसी भी रिपोर्ट पर किसी कार्रवाई की खबर नहीं आती है। आपको याद तो होगा कि 9 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 60 बच्चों की मौत की खबर आई थी। उस वक्त योगी सरकार ने इस बात से इनकार किया था कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नहीं, सरकार का यह कहना था। दी वायर की अनुभूया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इस घटना के 1 साल बाद मौत को लेकर सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इसे लेकर कोई विवाद नहीं कि 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सरकार ने खंडन और सफाई से खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन यह घटना काफी थी कि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था के बारे में नए सिरे से सोचा जाना चाहिए था। सप्लाई के नाम पर ठेकेदारों के नेटवर्क की जगह अस्पताल में ही ऑक्सीजन के उत्पादन का इंतजाम शुरू हो जाना चाहिए था। 2017 के जून में ही इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में डाउन टू अर्थ ने रिपोर्ट किया था। अगस्त 2017 में ही रायपुर के बीआर अंबेडकर अस्पताल में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 3 बच्चों के मर जाने की खबर आई थी। इन उदाहरणों से इतना समझें कि 2017 के साल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई बड़ी घटनाएं हुईं, तो फिर हमने उनकी सप्लाई व्यवस्था में क्या खास बदलाव किए। स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन के उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। सितंबर 2020 में जब कोरोना का केस इस साल के अप्रैल मई जैसा नहीं था, तब कई राज्यों से ऑक्सीजन के संकट की खबर आई। एनडीटीवी की ही रिपोर्ट है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे ने कहा है कि इस वक्त मांग के हिसाब से ऑक्सीजन का उत्पादन कम है। The problem of oxygen in state of Maharashtra has got 3 main problems. The first is the production is less as per the demand. Only the government of Maharashtra has done that 80% of the oxygen will be given for the medical purposes and 20% oxygen will be given for the industrial purposes. Right. So with that we get only the 60% of the oxygen which is required. हम आगे फिर से डॉक्टर अविनाश का बयान दिखाएंगे, लेकिन पहले बताना चाहते हैं कि उसी वक्त सितंबर के महीने में कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से खबरें आने लगी थीं कि ऑक्सीजन का संकट है। यह तब की बात है जब 9 लाख सक्रिय मामले थे देश में। किसी को सोचना चाहिए था कि इससे अधिक केस आ गए तो संकट कितना गहरा होगा, जैसे कि इस साल अप्रैल में 28 लाख सक्रिय मामलों की संख्या पहुंच गई थी। अमर उजाला पत्रिका, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबरें पिछले साल सितंबर महीने की हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन की कमी होने से दूसरे राज्यों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। तब राजस्थान में 1 लाख केस आए थे और वहां के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। यूपी से खबर छपती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए हैं और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुरादाबाद से आपात स्थिति में लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ जैसे शहरों में ऑक्सीजन भेजा गया है। यही नहीं, मुरादाबाद के भी 9 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का कोटा तय किया गया है। सितंबर महीने में ही कर्नाटक के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव गौरव गुप्ता का बयान छपा है कि राज्य में हर दिन ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम हो और बचे हुए हिस्से को अस्पताल को दे दिया जाए।
सितंबर में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल ने अचानक सप्लाई कम हो जाने की शिकायत की थी। 13 सितंबर के पत्रिका में शिवराज सिंह चौहान का बयान छपा था कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। क्या अब भी कोई कहेगा कि इस बार अप्रैल में लोगों का ऑक्सीजन की कमी से जो नरसंहार हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी का ऐसा संकट अकल्पनीय था और ऐतिहासिक था? सितंबर महीने में ही इस संकट की झलक मिल गई थी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के सवाल बार बार उठने लगे और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा था कि कहीं कोई कमी नहीं है। देश में जो ऑक्सीजन की कुल उत्पादन होती है और जो कुल खपत है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल खपत और मेडिकल ऑक्सीजन की खपत दोनों शामिल हैं, उसके बावजूद सफिशिएंट हेडरूम है। अगर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ऑक्सीजन के संकट को अकल्पनीय ना कहते, हम भी इतनी मेहनत नहीं करते। अकल्पनीय का मतलब होता है जिसकी कल्पना ना की जा सकी हो। हम बता रहे हैं कि कल्पना करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑक्सीजन का संकट आएगा साफ साफ दिख रहा था। आपने 2017 और 2020 के कई प्रसंगों से देखा कि भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट कोरोना से पहले भी आया था और कोरोना के बाद भी। राष्ट्र के नाम संदेश पर फैक्ट चेक करते करते यह तीसरा प्रोग्राम बन चुका है। अच्छा नहीं लगता है जब डिबेट शो के सारे एंकर दो दो गेस्ट बिठाकर दाएं बाएं 10 मिनट में अपना काम निपटाकर मौज कर रहे हों, तो हम 3 दिन से एक ही भाषण को लेकर रिसर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तीनों एपिसोड देख लें तो उन्हें भी हंसी आने लग जाए कि यह बंदा इतना सीरियस क्यों हो रहा है। आप यह ना सोचें कि हमारे नेता केवल नाराज ही होते हैं, कभी कभी लाइट मूड में भी होते हैं। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। एयरफोर्स और नौसेना के जुट जाने से यह सवाल पीछे नहीं हट जाता है। अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री सितंबर में आए संकट की बात विस्तार से करते, बताते कि जब प्रधानमंत्री खुद पिछले साल सितंबर से ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बातों को लेकर संपर्क में थे, तब इस बार उनकी तैयारी इतनी खराब क्यों साबित हुई। 15 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पीएमओ के तहत बने एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। यानी पीएमओ की कोई कमेटी है। 11 मई 2021 को पीआईबी की एक और रिलीज आती है। इसके अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बताते हैं कि पिछले साल सितंबर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर स्वदेशी उद्योगों के साथ संपर्क में थे। इसके परिवहन को लेकर कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में मदद की उन्होंने। सितंबर महीने में कोरोना के केस बढ़ने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर संकट हुआ था और हमने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, कैबिनेट सचिव कहते हैं। क्या सितंबर में प्रधानमंत्री या सरकार की किसी संस्था को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इससे अधिक केस आ गए? तब क्या होगा? कोरोना के आते ही पहले दिन से यह बात हो रही है कि एक को संक्रमण होता है तो उससे कई लोगों को हो जाता है। उसी आधार पर इससे लड़ने की सारी योजनाएं बनी हैं। ये आधार वैज्ञानिक हैं, ना कि कल्पनीय और अकल्पनीय। तो जब सितंबर से पीएमओ की कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई देख रही थी, इस बार संकट आने के बाद सरकार हरकत में क्यों आई? क्यों नींद में सोती पकड़ी गई? मेरे पापा बिजली बिना इलाज के मरे। 23 अप्रैल का दिन दिल्ली के अस्पतालों में नरसंहार का दिन था, जिस दिन दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने के कारण वहां भर्ती मरीजों के मर जाने की खबरें आई थीं। गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी से 25 मरीज मर गए। 23 अप्रैल को ही दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई।
24 घंटे के भीतर 50 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। एक हफ्ते बाद दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और वहां भर्ती 12 मरीज की मौत हो जाती है। इनमें से 6 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। उसी अस्पताल के एक विभाग के प्रमुख डॉक्टर RK हिमथानी की मौत हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास थी, तो दिल्ली के इन 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई 62 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा? I mean, that is, it's something like that you have 130 patients on your shoulders in your hospital and your oxygen is running out. I really felt as if, I mean, that is what how a pilot would be thinking, that, what would I do? My fuel is running or my engine is broken. What do I do? How do I, save all these lives? How do I do that? महाराष्ट्र IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश को सुनिए। पिछले साल सितंबर में भी इन्होंने खतरे की घंटी बजाई थी। डॉक्टर अविनाश का अंदाजा है कि अगर सप्लाई होती ऑक्सीजन की तो राज्य में 25% मरीजों को बचाया जा सकता था। महाराष्ट्र में करीब 49,000 लोगों की मौत हुई। इस हिसाब से 12,500 के करीब लोगों को बचाया जा सकता था। अगर देखा जाए तो 1 फरवरी से 31 मई तक टोटल मौतें 49,000 के आसपास हो गई। इसमें फरवरी और मार्च में 12,000 मौतें हो गई, लेकिन अप्रैल महीने में 13,000 और मई में 24,000 मौतें हो गई। अगर इसकी वजह देखा जाए तो ये हमको भय है कि ये इसमें जो ऑक्सीजन की कमी थी उसकी वजह से 25% मौतें ऑक्सीजन की वजह से अप्रैल और मई महीने में हो गई। अप्रैल और मई महीने में जब एक्टिव मरीज बहुत ही ज़्यादा थे तो ये ज़रूरत 2,500 से लेकर 3,000 मेट्रिक टन एक दिन को लग रही थी। इसमें कई अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बेड्स खाली होकर भी पेशेंट्स नहीं ले सकते थे क्योंकि पेशेंट्स को देने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं था। तो ये बहुत ही जगह पर इस तरह से हो गया और जिनको एडमिट किया था उनको जिस मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस वजह से कई रुग्णों की, कई पेशेंट्स की जान गई। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर कब सरकार सोती रही, कब जागती रही, यह पता करना मुश्किल है। इस मामले में इतनी कमेटियों की खबरें मिलेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तय करना मुश्किल है कि ये कमेटियां जवाबदेही के सवाल को कंफ्यूज करने के लिए बनाई जाती हैं या काम करने के लिए बनाई जाती हैं। 23 अप्रैल को हरकिशन शर्मा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि अप्रैल 2020 में ही EG6 यानी एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया था। इस ग्रुप की बैठकों के मिनट्स के आधार पर हरकिशन शर्मा लिख रहे हैं कि अप्रैल 2020 की बैठक में ही चेतावनी दे दी गई कि आने वाले दिनों में भारत को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए CII, इंडियन गैस एसोसिएशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड DPIIT को मिलकर काम करने के लिए कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने लिखा है कि जब CII और DPIIT से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए गई तो कोई जवाब नहीं मिला। यही होता है, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के संकट की चेतावनी अप्रैल 2020 में दे दी गई थी। सितंबर 2020 में संकट आया भी था। फिर हमने क्या किया? 25 नवंबर को राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था ठीक नहीं है। अप्रैल से नवंबर आ चुका है, इसके बाद भी सरकार तैयारी का दावा कर रही है। इस वक्त वो काफी काम कर रही थी। मेरे भाई साहब और भाभी दोनों की होगी, दोनों की इकट्ठी कर दीजिए ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन नहीं था जी। 43 साल के कमल अपने 22 साल के भतीजे गौरव को दिलासा देते हुए खुद टूट जाते हैं। उस रात उन्होंने अपने भाई और भाभी दोनों को खो दिया। सौरभ शुक्ल ने अपने एक स्पेशल शो के लिए कमल से बात की थी। 33 साल के मनोज, 34 साल के राकेश शर्मा अलग अलग इलाकों के रहने वाले। गौरव के चाचा, इनका परिवार इस सदमे से कभी नहीं उबर पाएगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके भाई या भतीजे की मौत हो गई। कई अस्पतालों में चक्कर लगाते रहे मगर ऑक्सीजन नहीं मिला। मेरा छोटा भाई भी इसी मनोज जो था इसीलिए चला गया कि टाइम पे ना तो हॉस्पिटल मिला तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली,
कि इतना यंग एज में चला गया कि ऐसे नहीं कि उसको कोई बीमारी थी या कुछ भी, बिल्कुल फिट था। अगर टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद हमारे बीच होता आज। सरकार को बताना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में भारत भर में कितने लोग मर गए हैं। सरकार यह आंकड़ा भी नहीं बताती है और अपनी गलती के लिए इन परिवारों को 5-5 करोड़ का मुआवजा भी नहीं दे रही है। लोगों के घर बर्बाद हो गए होंगे। वे अपना संदेश लेकर किस राष्ट्र के पास जाएं, बता दीजिए। सर मॉम की मेरी डेथ 12 बजे के करीब हुई है। 23 तारीख? हाँ जी, 23 तारीख की रात को। फिर मैं वहाँ से मम्मी की बॉडी वगैरह वहाँ सब करके आया हूँ घर पे। इसको बताया भी नहीं मैंने घर पे आके किसी को की डेथ हो गई। हम तीनों को ही पता था मॉम की डेथ हो गई। आया हूँ मैं आराम से लेटा था, सोया नहीं था, रोता रहा लेट के वहाँ पे मैं। फिर अब सुबह चाचा जी आए, चाचा भी आए, रो रहे थे बहुत, चाची भी रो रही थी। मैं कहा मम्मी के लिए रो रहे होंगे, उनका पता चला होगा। तो आया हूँ तो चाचा ने बताया कि बेटा पापा भी नहीं रहे। बहुत पैरों के नीचे तो ज़मीन ही निकल गई थी एक साइड से। इनके सवालों का जवाब कौन देगा? सरकार अगर काम कर रही होती तो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स नहीं बनाना पड़ता। ऐसी रिपोर्ट हिंदी के अखबारों और चैनलों से गायब ही रहती है ताकि देश की बड़ी आबादी जवाबदेही के सवालों तक पहुंच ही ना सके। 6 मई को स्क्रोल में मनु कौशिक की यह रिपोर्ट आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि सितंबर के संकट के बाद अक्टूबर में टेंडर निकाला गया कि 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे जिनसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह प्लांट मई 2021 के अंत तक बन जाएंगे। 18 अप्रैल की रिपोर्ट में अरुणाभ सैकिया और विजेता ललवानी ने लिखा है कि उन्होंने 14 राज्यों के 60 अस्पतालों को फोन किया कि प्लांट का क्या हुआ है। केवल 11 जगहों पर प्लांट स्थापित हुआ था और उसमें से भी 5 ही चालू हो सके थे। स्क्रोल की ऑक्सीजन प्लांट की खोजी रिपोर्ट के छपने के 2 घंटे बाद 18 अप्रैल को ही स्वास्थ्य मंत्रालय सच बोल देता है। एक ट्वीट करता है और कहता है कि 162 में से 33 प्लांट ही लगाए जा चुके हैं और बाकी सभी प्लांट इस साल के मई तक लग जाएंगे। आगे बता रहा हूं उसका भी हाल। सोचिए, पिछले साल अक्टूबर में फैसला होता है कि 162 प्लांट लगेंगे और मार्च तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी 33 प्लांट ही लग पाते हैं। ये थी हमारी तैयारी। मेरठ के लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था। अप्रैल महीने में स्क्रोल से बात करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा था कि प्लांट के लिए जमीन दी जा चुकी है लेकिन मशीन नहीं पहुंची है, कंपनी जवाब नहीं दे रही है, यही छपा है। आज हमारे सहयोगी सनूज कुमार को प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने का प्रस्ताव पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भेजा गया था। सिविल वर्क शुरू हो चुका है और 20 जून तक काम पूरा हो जाएगा। 30 जून तक प्लांट काम करना शुरू कर देगा। जब हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के पीछे जाकर देखा तो वहां कोई सिविल वर्क शुरू नहीं हुआ है। भूमि पूजन जरूर किया गया है और 4 ईंटें भी नजर आ रही हैं। आज 9 जून है। आखिर कैसे 20 जून तक सिविल वर्क पूरा होगा और कैसे 30 जून तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि ये सारे प्लांट मई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। मई तो निकल गया, अभी भूमि पूजन पर ही पहुंचे हैं। हम 30 जून को भी चेक करने जाएंगे कि प्लांट शुरू होता है या नहीं। दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में कई जगहों पर प्लांट लगाने का ऐलान हुआ क्योंकि हाहाकार मचा हुआ था। इंदौर में तो अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि दावा किया गया था कि 7 दिन में प्लांट शुरू हो जाएगा। यह तो हाल है। जिस इंदौर में 30 प्लांट बनाए जाने थे, एक भी शुरू नहीं हो सका है, बनना तो दूर की बात। हेमंत शर्मा ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग परिसर MRTV अस्पताल और चेस्ट सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दे दी गई थी। राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए इंदौर के लोगों ने करीब 2.25 करोड़ रुपए का दान भी दिया, लेकिन जिस प्लांट को 7 दिन में बनना था उसका काम शुरू तक नहीं हुआ है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। यही स्थिति MRTV अस्पताल के प्लांट की है, जहां सिर्फ एक छोटा सा चबूतरा बना है। धीमे स्तर पर काम होने से ही संकट के समय युद्ध स्तर पर काम करना पड़ता है। जल्दी नहीं होना चाहिए था। 2 महीने में केवल एक जगह चबूतरा मिला है, एक जगह शेड मिला है, तो क्या इस प्रोसेस को और थोड़ा सा स्पीडली नहीं किया जाना चाहिए? देखिए हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। देखिए आप सही बोल रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं जल्दी जल्दी लगे, पर आप दूसरा तरफ ये देखिए कि ऑक्सीजन प्लांट इंडिया में इतने लगते नहीं थे और अब लगभग हर शहर में हर जगह लगने की डिमांड आई है और हमने भी तुरंत उस समय कहा,
चाहे शासकीय अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, दोनों से कहा, और शासकीय अस्पताल में काम शुरू हो गया, प्राइवेट में भी शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़े समय जरूर लग रहा है, पर मुझे लगता है इस माह पे ऑक्सीजन प्लांट सब शुरू हो जाएंगे। इस महीने पूरी उम्मीद है या ये आश्वासन ही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है। हम एक अधिकारी लेवल पे हमने एक अधिकारी नियुक्त किया जो कोऑर्डिनेट कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी हॉस्पिटल में भी। हर वीक हम उनकी रिपोर्ट लेते हैं और आज हमारी मीटिंग भी है, उसमें पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होकर आ जाएगा। मेरठ में प्लांट बन रहा है और इंदौर में कुछ नहीं हुआ है। युद्ध स्तर की तैयारी का ये हाल है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की एक कहानी बताता हूं। यहां सितंबर अक्टूबर में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। 10 मीट्रिक टन की सप्लाई काफी थी। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने संकट का अंदाजा लगा लिया कि अगर दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ सकती है। जिलाधिकारी कौस्तुभ दिवेगांवकर ने नवंबर दिसंबर से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। जिला योजना फंड से 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने के प्लांट का आदेश दे दिया गया ताकि ऑक्सीजन सप्लाई दुगनी हो जाए। 4-5 महीने लगे इस प्लांट को बनने में। जब तक दूसरी लहर आती यह प्लांट बनकर तैयार हो गया था। प्रशासन का डर सही निकला, इसलिए अतिरिक्त 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता के लिए टेंडर जारी हो चुका है। इन तैयारियों के कारण उस्मानाबाद में जहां पहली लहर में मृत्यु दर 3.4% थी, दूसरी लहर में करीब आधी हो गई है, 1.9%। फर्क यही था कि कोई भाषण लिख रहा था तो कोई चुपचाप काम कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स की स्थापना की थी और उसके मदद से जिले में कितने ऑक्सीजन के पेशेंट्स हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड पे कितने पेशेंट्स हैं, पर डे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये कैलकुलेशन किया जाता था और उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की एवरीडे रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट कर पाते थे। और डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद ने ऑक्सीजन ऑडिट की भी एक सिस्टम बनाई थी जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन बचा पाए। जो सीरियस पेशेंट्स हैं या मॉडरेट पेशेंट्स हैं उनमें से 80% लोग ये गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज लेते हैं और बस 20% लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज लेते हैं। 85% से ज्यादा अगर रूरल पॉपुलेशन है तो उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी यही एक ही आधार है। रूरल एरिया में केसेस बढ़ने के कारण लोगों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचने में जो देरी होती है उसके वजह से भी डेथ्स बढ़ रही हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। तो सेकेंड वेव में जो हमने सीखा है कि थर्ड वेव की तैयारी हमें रूरल एरिया में ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि रूरल हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट 30 to 50 बेडेड ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमें तैयार करनी पड़ेगी। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एटलीस्ट माइल्ड ऑक्सीजन जिनको लग रहा है ऐसे पेशेंट्स स्टेबलाइज करना और फिर उनको बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करना, ऐसी एक मैकेनिज्म हमें बनानी पड़ेगी। रूरल हॉस्पिटल्स में छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने का हमारा प्रयत्न है और रूरल हॉस्पिटल वाइज हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी हमने व्यवस्था कर दी है। ऐसा नहीं था कि भारत में किसी को एहसास नहीं था कि दूसरी लहर आई तो क्या होने वाला है। इसके बाद भी सरकार चूक गई। पिछले साल दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही थीं कि कोरोना के मरीज बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। सरकार उन खबरों को देखकर भी हरकत में आ सकती थी। इतने सारे टास्क फोर्स बने हैं, इन्हीं में से किसी को ग्लोबल पेपर पढ़ने का टास्क दे दिया जाता, पता चलता कि लंदन, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, इटली और स्पेन जैसे कई देशों में पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर में ही भयंकर संकट आया था। अप्रैल 2020 में लंदन के अस्पताल में कोविड के अधिक मरीजों के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस घटना के बाद ही नेशनल हेल्थ सर्विस के अधिकारियों ने अपने सभी अस्पतालों को सतर्क करना शुरू कर दिया था। पेरू में ऑक्सीजन की कमी से लोग गलियों में मरने लगे थे, ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदने लगे थे। दक्षिण इटली की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ लग गई थी, अहमदाबाद की तरह। ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़प रहे थे, मरीज खुद कार में ऑक्सीजन लिए पहुंच रहे थे, हिंदुस्तान की तरह। ऐसा ही तो भारत में हुआ। जुलाई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। दिसंबर के महीने में साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने फिर से ऑक्सीजन संकट की बात कही। डॉक्टर एंड्रिया मेंडेलसन ने केप टाउन के नागरिकों को एक पत्र लिखकर बताया कि हम तेजी से ऑक्सीजन संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा अस्पताल और दूसरों का अस्पताल आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अस्पताल केवल लाशों की सफाई के स्टेशन बनकर रह जाएंगे, जैसा कि भारत में हुआ। हमारे और आपके लिए यह एक डरावने सपने जैसा होगा, डॉक्टर ने लिखा था। कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। इसका पता दुनिया को भी पिछले साल चल गया था, भारत की तरह।
25 जून 2020 को WHO ने चेतावनी दी थी कि दुनिया भर में ऑक्सीजन उपकरणों की कमी हो सकती है। हमारा बस इतना ही कहना है, प्रधानमंत्री जी, भारत में जो ऑक्सीजन का संकट हुआ है वो ना तो ऐतिहासिक था ना अकल्पनीय था। वो संकट सरकार की ऐतिहासिक और अकल्पनीय लापरवाही के कारण हुआ और न जाने कितने लोग मरे। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बकसवाहा में बंदर डायमंड माइंस के नाम से विख्यात हीरा परियोजना का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। पहले भी इस योजना का विरोध हुआ था, तब दोगुने पेड़ काटने की योजना थी। नतीजतन सालों काम करने के बाद विश्व विख्यात रियो टिंटो को उल्टे पैर वापस होना पड़ा। अब माइनिंग बिरला कंपनी को करना है, लेकिन लोगों ने बकसवाहा को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। यहाँ देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है, लगभग 3.5 करोड़ कैरेट का। एक अनुमान है कि मध्य प्रदेश में ही पन्ना के मुकाबले 15 गुना ज्यादा, लेकिन कीमत 382.13 हेक्टेयर जंगल, 2,15,875 पेड़ों की कुर्बानी, जिसमें सागौन, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे कई पेड़ हैं, जैव विविधता से भरपूर। बक्सवाहा में ही निमानी गांव में रहने वाले कुर्रा आदिवासी इन्हीं जंगलों से रोटी कमाते हैं। कभी महुआ कभी गोली चुनते हैं। महीने के 2 से 3 हजार रुपए बन जाते हैं। कहते हैं जंगल खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जंगल में सब महुआ मिलाती है, चरवा मिलाती, पत्ती, गोली 26,000 का सभी मिला के हो जाते हैं। बक्सवाहा के रहने वाले अरुण तिवारी भी अपने जंगल को लेकर फिक्रमंद हैं। श्रीमान जी, ये जंगल गलत कर रहा है। आज गवर्नमेंट हो या हम प्राइवेट से कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, तो जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसको नष्ट करने का कार्य चाहे गवर्नमेंट ने दिया हो या किसी और ने दिया हो। भाई रोजगार तो तब रहेगा ना जब हम रहेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारे आगे जो बच्चे हैं वो ही जीवित नहीं रहेंगे, तो रोजगार का क्या करेंगे बताइए आप। साल 2000 में कांग्रेस के शासनकाल में रियो टिंटो को हीरा खोजने के लिए बक्सवाहा में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेकनेंस सर्वेक्षण की अनुमति मिली। 2012 में रियो टिंटो ने माइनिंग लीज के लिए 954 हेक्टेयर के संरक्षित वन में खनिज पट्टे के लिए आवेदन किया। बताया कि यहाँ लगभग 3.5 करोड़ कैरेट हीरों का अनुमानित भंडार है। वन विभाग के सर्वे में पता लगा कि वहाँ 5 लाख पेड़ हैं। पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने से कंपनी बैकफुट पर आ गई और 364 हेक्टेयर के पट्टे की मांग करने लगी। लंबे इंतजार के बाद साल 2017 में इस कंपनी ने परियोजना से हाथ खींच लिए। 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर से नीलामी कराई। सरकार ने इस खदान का ऑफसेट मूल्य 56,000 करोड़ रुपए, बेस रॉयल्टी 11.5% रखी। 10 दिसंबर 2019 को हुई नीलामी में आदित्य बिरला समूह की कंपनी एसएल माइनिंग लिमिटेड ने 50 साल के लिए ठेका हासिल किया। जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। रियो टिंटो की तुलना में राज्य सरकार को इस बार 4 गुना राजस्व मिला। 50 साल की लीज अवधि में राज्य सरकार को हर साल लगभग 1550 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस जंगल को बचाने लोग पेड़ों से चिपकने लगे हैं। देश के कई जगहों में आंदोलन हो रहा है। खुद बक्सवाहा के युवा यहाँ सोशल मीडिया पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कैंपेन चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। महुआ, गोली, चरवा, ये छोटी छोटी फसलें आती हैं जिनमें साल में कम से कम 4-5 महीने का रोजगार मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोगों को उससे रोजगार मिलता है। तो काफ़ी सारे डिपेंडेंट हैं। अब इसके बाद अगर कंपनी आती है तो जब माइनिंग करेगी तो जो जंगल से, फॉरेस्ट से हमें एडवांटेज हो रहे थे
वो एडवांटेज ना होकर डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मुहिम है मात्र सरकार को जागृत करने के लिए कि आप वास्तविक समस्याओं पर पहले ध्यान दीजिए, फिर आप पेड़ काटने का सोचिए। 2.5 लाख पेड़ों को एक साथ ख़त्म कर देंगे। आपने उसके पहले कोई प्लांटेशन की पहली प्रक्रिया चालू नहीं की, आप जब पेड़ कटेंगे उसके बाद चालू करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बक्सवाहा के 2.5 लाख पेड़ों को बचाने की मुहिम चल रही है। 15 गांव के लोग इस परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए इस जंगल पर निर्भर हैं। लेकिन इस इलाके के लोग बटे नजर आते हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रोजगार चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं। अगर कंपनी वाले जब भी आए तो हम लोग उनसे बात करेंगे कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, तभी हम। अगर रोजगार नहीं देते हैं तो नहीं देता अगर रोजगार तो फिर हम लोग तो आप पेड़ कटने देंगे या नहीं कटने देंगे। जब रोजगार नहीं मिले तो नहीं से जो कभी चला तो अपनी रोटी भाजी चले। तो स्थानीय लोगों को अगर कंपनी पात्रता देती है और सही स्तर पर काम करवाती हो, सही रखती है, हम लोग कंपनी का स्वागत करेंगे। कंपनी आके काम करे। और अगर कंपनी हमारे स्थानीय लोगों को काम नहीं देती है, हम लोग विरोध करेंगे। अगर मान लो हमारे पास 10 करोड़ पेड़ है, 10 करोड़ पेड़ में से अगर 1 लाख पेड़ कट जाए तो उससे पर्यावरण खराब भी नहीं होगा और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे हीरा खदान के लिए 62.64 हेक्टेयर जंगल चिन्हित है। नियमों के मुताबिक 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के खनन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होती है, जो अभी तक मिली नहीं है। मंत्री जी शायद थोड़े हड़बड़ी में थे, इसलिए सवाल पर जांच की बात कह गए। देखिए, हम तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। यदि इस तरह की कहीं घटना होगी तो उसकी पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक और बात, 2.5 लाख पेड़ के बदले सरकार 10 लाख पेड़ लगाने की बात कह तो रही है, लेकिन सिस्टम की एक और बानगी देखिए। वन विभाग का दावा है कि मध्य प्रदेश में 6 साल में उसने 1638 करोड़ रुपए खर्च कर 20 करोड़ 92,99,843 पेड़ लगाए। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है राज्य में इस अवधि में 100 वर्ग किलोमीटर जंगल घट गया। सूखे बुंदेलखंड में वैसे ही केन बेतवा लिंक और बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे से करीब 25 लाख पेड़ खतरे में हैं। और अब बक्सवाहा। 2017 में कंपनी ने जब बक्सवाहा में सर्वे किया था तो यहाँ बहुत सारे बंदर दिखे थे, इसलिए परियोजना का नाम हीरा बंदर प्रोजेक्ट पड़ा। पेड़ कटने से पर्यावरण का नुकसान तय है, लेकिन बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी विस्थापित होंगे। 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि यहाँ बंदर, बाज, भालू, तेंदुआ, हिरण, बारहसिंगा जैसे कई जंगली जानवर हैं। लेकिन 3 साल बाद जब रिपोर्ट आई है तो आश्चर्यजनक रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ संरक्षित वन्य प्राणियों का आवास होने के कोई प्रमाण नहीं है। बक्सवाहा से अपने सहयोगी अरविंद तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सूरजकुंड के करीब अरावली के पहाड़ों में पड़ने वाले खोड़ी गांव और आसपास के छोटे छोटे गांवों के सभी घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवैध साबित होने के बाद इन्हें गिराए जाने का आदेश हुआ है। वैसे इसी इलाके के आसपास नजर डालें तो कई आलीशान इमारतें हैं जो जहां की तहां बनी हुई हैं। क्या उन पर कोई सवाल नहीं है? क्या हमने ध्यान दिया कि अरावली के इस जंगल पर पैसे और ताकत के दम पर भी कई जगह कब्जा किया जा चुका है? लेकिन विडंबना यह है कि सड़कों पर गरीबों को ही लाया जाएगा, वो भी इस कोरोना संकट में। सौरभ की रिपोर्ट। फरीदाबाद के खोरी गांव में रहने वाली कल्पना हमें अपना एक कमरे का घर दिखा रही हैं। यही रसोई भी है और यही सोना भी है। कुछ दिन पहले इनके पति की बीमारी से मौत हो गई। कल्पना कोठियों में बर्तन मांजकर परिवार का पेट पाल रही थी, पर लॉकडाउन में ये काम भी चला गया। घर में आटे का बर्तन खाली है। कल्पना मांग कर काम चला रही हैं और अब ये कमरा भी ढा दिया जाएगा। अब घर भी छीना जा रहा है। अब हम लोग लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? हम बस आधी रोटी आधी टुकड़ी खा के गुजर कर रहे हैं, पानी पी पी के। अब मकान तोड़ा जा रहा है सर, हम घर से बेघर हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? 61 साल के सलीम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। हर चुनाव में वोट भी डालते हैं और आधार भी यहीं का बना हुआ है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब है, राशन कार्ड।
या डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं हरियाणा में, वोट हर साल डालते हैं। दरअसल दिल्ली और सूरजकुंड के बीच में अरावली की पहाड़ियों में खोरी गांव के आसपास लगभग 10,000 से भी ज्यादा घर हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये मजदूर 1980 से यहाँ रहते हैं। 2010 में फरीदाबाद नगर निगम मकानों को ढहाने के लिए कोर्ट गया। निगम ने तर्क दिया कि ये घर अवैध रूप से अरावली की पहाड़ियों में बने हैं। अवैध कब्जे से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। 2016 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उन लोगों को कहीं और बसाया जाए। 2017 में फरीदाबाद निगम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा प्रशासन को 6 हफ्ते में सारे घर ढहाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी जगह देना ये हरियाणा सरकार का कर्तव्य है। ये आलीशान इमारतें भी अरावली की पहाड़ियों पर ही बनी हैं, पर विडंबना ये है कि अब यहाँ गरीबों के घर नहीं होंगे और ये इमारतें ऐसे ही चमकती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है तो घर गिराए जाएंगे, लेकिन मेरे पीछे देखिए, इन सबके पास आधार कार्ड हैं, इन सबके पास वोटर कार्ड है, इन सबके पास पैन कार्ड है। जिसके पास ऑटो है वो रोड टैक्स देता है, जो जिसकी दुकान है वो जीएसटी भरता है। यानी देश की विकास में ये लोग टैक्स भरते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट ने आदेश किया तो घर गिराए जाएंगे, लेकिन सरकार का दायित्व है कि अगर घर गिराए जा रहे हैं तो इनको वैकल्पिक छत दी जाए, वो भी इस दौर में जब ये सब गरीब हैं, बेरोजगार हैं लॉकडाउन में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनके पास सारे प्रमाण पत्र हैं तो क्या सरकार इन्हें सड़कों पर आने देगी? छोटे छोटे बच्चे हैं। कोर्ट ने ये फैसला सरकार पर छोड़ा है कि वो इन्हें वैकल्पिक घर देती है या नहीं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ अरावली की पहाड़ियों में बसे खोड़ी गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी।